हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो स्टार्ट होता है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन से सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, कौन से सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। दिस लुक्स एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड। व्हाट आर देयर कंडीशंस ऑफ द वर्क? आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड्स देयर एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या कंडीशंस हैं काम करने की लोगों की, लोग किन कंडीशंस पे काम करते हैं, क्या उनके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड। तो उस हिसाब से हम आज इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज़ है उनको क्लासिफाई करेंगे एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये लेडी है जिसका नाम है कांता। Kanta works in an office. She attends her office from 9:30 a.m. to 5:30 a.m. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sundays. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of the work. तो यहाँ पे हम जिस लेडी के बारे में पढ़ रहे हैं वो रोज़ ऑफिस जाती है। सुबह 9:30 से 5:30 तक उसका ऑफिस होता है। उसको सैलरी मिलती है हर महीने के एंड में। सैलरी के अलावा उसे प्रोविडेंट फंड भी मिलता है जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे मिलता है। अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम मेडिकल आ जाती है, तो उसको मेडिकल अलाउंसेस भी मिलते हैं, मतलब उसके भी पैसे, खर्चा इलाज कराने के लिए भी उसे मिलता है। कांता जो है वो संडेज को ऑफिस नहीं जाती है, पर फिर भी उसके पैसे सैलरी से नहीं कटते हैं क्योंकि संडे उसकी पेड हॉलीडे है। जब उसने ये काम ज्वाइन किया था, ये ऑफिस ज्वाइन किया था, उसी दिन जो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिली थी उस पे ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस काम करने की लिखी हुई थी। ठीक है, सो ये कंडीशन है कांता की। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कमल। कमल इज अ कांताज नेबर। ही इज डेली वेज लेबरर इन अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप। ये कमल जो है वो कांता का नेबर है, पड़ोसी है। वो डेली वेज लेबरर है, मतलब रोज काम करता है तो फिर जाके उसको पैसे मिलते हैं। कहाँ पे काम करता है? पास की एक राशन की दुकान पे वो काम करता है। He goes to the shop at 7:30 in the morning and works till 8 in the evening. मतलब सुबह 7:30 बजे वो दुकान पे चला जाता है और रात के 8 बजे तक काम करता है। He gets no other allowances apart from his wages. जितना उसे एक दिन का वो पैसा मिलता है उसके अलावा उसको किसी तरीके का पैसा नहीं मिलता है। He is not paid for the days he does not work. जिस दिन वो छुट्टी पे हो जाता है तो उस दिन के पैसे उसे नहीं मिलते हैं, मतलब उसके लिए छुट्टी एक पेड हॉलीडे नहीं है। He has therefore no leave or paid holidays. मतलब ना तो वो छुट्टी ले सकता है, ना ही उसकी कोई पेड हॉलीडे है, मतलब जिस दिन छुट्टी मारेगा उसके पैसे कट जाएंगे। Nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. और उसको दुकान पे रखते हुए उसके ओनर ने कोई उसको फॉर्मल लेटर भी नहीं दी थी कि तुम्हें दुकान पे हमने रख लिया है या तुम्हारे काम करने की ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ नहीं। वो गया, दुकान वाले को पसंद आया, उसने जॉब पे रख लिया। He can be asked to leave any time by his employer. और कभी भी उसका जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो ये मालिक है कभी भी उसको जॉब छोड़ने के लिए कह सकता है, दुकान से निकाल सकता है। ठीक है, तो हमने दो लोगों की कंडीशंस देखी। डू यू सी द डिफरेंसेस इन द कंडीशंस ऑफ वर्क बिटवीन कांता एंड कमल? क्या तुम्हें डिफरेंस लगा जो कांता की जॉब है एंड कमल की जॉब है? ऑब्वियसली तुम्हें स्टोरी सुन के ही डिफरेंस लगा होगा। सो डिफरेंस बेसिकली क्या है? कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो कांता है वो एक ऑफिस में काम करती है जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर cover those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. कांता जो है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? वो जगहें काम करने वाली जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करने की जो कंडीशंस हों वो रेगुलर हों, मतलब एक जैसी हों एंड लोगों को एश्योर्ड वर्क मिले। ऐसा नहीं कि कभी भी जॉब से निकाल दिया जाए, कांता को कभी भी जॉब से ऐसे ही नहीं निकाल दिया जाएगा। ठीक है, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर गिवन इन द वेरियस लॉज सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, Pays of Gratuity Act, Shops and Establishment Act, etc.
सो जो कांता है वो उस ऑफिस में जॉब कर रही है और वो ऑफिस गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, तो उसको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट ने बताए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, जैसे फैक्ट्रीज के लिए अलग लॉ, मिनिमम वेजेस के लिए अलग लॉ, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी जो है वो जॉब करने वालों को मिलती है पेमेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग भी लॉ बनाया हुआ है। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, सबके लिए लॉज बनाए हुए हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होते हैं। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा जाता है? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो एक प्रॉपर प्रोसीजर से काम करता हो, राइट? तो इसी सेक्टर को ऑर्गेनाइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेलिटीज होती हैं, प्रॉपर प्रोसीजर है। आप ऐसे ही नहीं कहीं पे जॉब पे चले जाएंगे, आपको प्रॉपर लेटर मिलेगी, आप सिलेक्शन होंगी, ठीक है, और ऐसे ही नहीं आपको निकाल दिया जाएगा। Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, चाहे उन्होंने कि उनको किसी और ने नहीं जॉब दी है, वो चाहे खुद अपना ही काम कर रहे हैं, बट जो भी वो अपना काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस उस काम पे अप्लाई होती है। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब क्या क्या फ़ायदे होते हैं जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं? पहला फ़ायदा सिक्योरिटी होती है, उनको जॉब से कभी भी नहीं निकाला जा सकता। उनके एक प्रॉपर प्रोसीजर है, अगर रखा है तो उनको एक सिक्योरिटी है कि हमारी जॉब है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग होते हैं उनको पता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई सो देयर लाइफ इज सिक्योर। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं उनके काम करने के घंटे पहले से ही तय होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स 9 to 5 काम करते हैं तो उनके घंटे तय हैं बिकॉज वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर वो उस तय घंटों से, सपोज 9 से 5 है तो 5 बजे से बाद अगर काम करते हैं तो ओवर टाइम लगाते हैं तो उनका एम्प्लॉयर उन्हें ओवर पे भी करेगा, उसके एक्स्ट्रा पेमेंट देगा। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। इसके अलावा भी एम्प्लॉयर से उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि कांता को मेडिकल बिल्स भी मिलते हैं, कांता छुट्टी लेती है फिर भी उसके पैसे नहीं कटते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। तो ये हाईलाइटेड आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड। वॉट आर दीज बेनिफिट्स? अब और बेनिफिट्स क्या मिलते हैं जो मैं बात कर रही हूँ कि उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयर से। दे गेट पेड लीव, मतलब छुट्टी लेंगे तो पैसे नहीं कटेंगे। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान भी उनको पेमेंट मिलती है। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, जब आपके पेरेंट्स रिटायर होते हैं तो उनका सारा प्रोविडेंट फंड, उनको जो पैसे मिलते हैं वो सब भी होता है। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, अ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशंस एज वेल। तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। जब उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं या अगर फैक्ट्री में काम करते हैं तो फैक्ट्री वाला ओनर ही देखेगा कि उनको पानी अच्छा पीने की सुविधा मिले या उनको अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट मिले, और जब वो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशंस भी मिलती हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। अब इन कॉन्ट्रास्ट दूसरा सेक्टर देखते हैं, यानी कि कमल की कंडीशन देखते हैं जो एक दुकान पे काम करता था। इन कॉन्ट्रास्ट कमल वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, वो ऐसी यूनिट्स हैं जो छोटे छोटे लोगों ने कुछ काम शुरू कर लिए हैं, उन पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। मान लो आपके घर में किसी का मन किया कि मैंने राशन की दुकान खोलनी है, तो वो राशन की दुकान खोल लेगा, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोज। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने कई चीज़ों के लिए बना भी रखे हैं बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वो फॉलो नहीं करते हैं। जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। जो जॉब्स होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी पे भी कम होती है और जॉब्स रेगुलर नहीं होती हैं, मतलब कभी भी चाहे तो निकाला जा सकता है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब आप दुकान में काम कर रहे हो तो वहाँ पे कोई ओवर टाइम के पैसे नहीं है, वहाँ पे आपके छुट्टी के पैसे भी काटे जाएंगे। बीमार होने के लिए छुट्टी चाहिए तो उसके लिए भी आपको लीव नहीं मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, आपको पता नहीं आपकी जॉब कब तक है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन।
जब मालिक का दिल करे वो तुम्हें दुकान से निकाल सकता है बिना किसी रीज़न के, एंड आप कुछ कर भी नहीं सकते हो. व्हेन देयर इज लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव. कई बार ऐसे होता है, जैसे आप एग्रीकल्चर ले लो, एग्रीकल्चर में अगर कुछ टाइम ऐसा आया, कुछ महीने ऐसे आए जब लेबरर्स की ज़रूरत नहीं है, जब काम नहीं है इतना, आपने फसल सारी उगा दी, अब बस टाइम देना है कि वो फसल पक जाए, तो उस ड्यूरेशन के लिए अगर 1-2 महीने काम नहीं है तो मालिक चाहे तो लेबरर्स को निकाल सकता है, ठीक है, और लेबरर्स कुछ कह नहीं सकते, तो सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होना पड़ता है. दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एम्प्लॉयर के नखरों पे डिपेंड करती है. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एम्प्लॉयर की विश पे डिपेंड करती है. दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स सच एज सेलिंग on the street or doing repair work. Similarly, farmers work on own or hire laborers as and when they require. सो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पे लोग अपने छोटे छोटे काम शुरू कर लेते हैं, जैसे कि सड़कों पे कुछ ना कुछ बेचना, कोई रिपेयर वर्क कराना, या कोई ऐसे इलेक्ट्रीशियन बन गया अपना काम शुरू कर रहे हैं, या फिर फार्मर्स जो हैं वो अपना खेत पे खुद ही काम कर रहे हैं, या फिर लेबरर्स को हायर कर रहे हैं जब उन्हें चाहिए, जब नहीं चाहिए वो लेबरर्स को निकाल भी देते हैं. तो ये सारा का सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं, बिल्कुल उल्टे हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो ये सारे के सारे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड. आई होप कि आपको ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा हो. बिल्कुल ऑपोजिट है. बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है, वहाँ पे जॉब सिक्योर होती हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं, वहाँ पे कोई जॉब सिक्योर नहीं है, वहाँ पे कोई बेनिफिट्स नहीं है. अब आपने देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी कमियां हैं. अब वहाँ पे जो काम कर रहे हैं तो उनको भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको कैसे प्रोटेक्शन दी जाए. द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपैंडिंग वेरी स्लोली. इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज enterprises in the unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. अब प्रॉब्लम क्या है, देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं ना वो बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती हैं, बहुत ही सॉट आफ्टर मतलब सॉर्टेड होती हैं वो. बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जॉब्स कितनी मिलेंगी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है ऑर्गेनाइज सेक्टर में. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखोगे कि कुछ लोग होते तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हैं बट वो अपने आप को अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइज शो कर देते हैं. मतलब कई कंपनीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर आती हैं बट वो अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा शो करती हैं. वो इसलिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जिससे वर्कर्स की प्रोटेक्शन हो सकती है. वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्कर्स के हित में हो सकती हैं. तो इसमें एम्प्लॉयर का यानी मालिक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. तो वो टैक्सेस से बचने के लिए और रूल्स एंड रेगुलेशन से बचने के लिए अपनी कंपनीज को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिखा देते हैं. एज अ रिजल्ट a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs which pay a very low salary. They are often exploited and not paid a fair job. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefits. इसी वजह से क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर वाली कंपनी अपने आप को अनऑर्गेनाइज शो कर देती है, इससे मालिक का तो फ़ायदा हो जाता है बट नुकसान किसका होता है, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स का. क्योंकि अब वर्कर्स अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाली जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको पैसे भी कम मिलेंगे, उनको काम ज़्यादा कराया जाएगा. एक्सप्लॉइट करना मतलब काम ज़्यादा कराया जाएगा, उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं, उनकी अर्निंग्स इतनी कम हो जाती हैं और उनकी जॉब जो है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होती, ना ही कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, कभी भी उनको निकाला जा सकता है. सिंस द 1990s it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings. Hence, beside the need for more work, there is also
ऑल्सो द नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब 1990 से ये देखा गया कि बहुत सारे लोगों की ना जॉब्स जाने लग गई। जो वर्कर्स थे जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, उनकी जॉब्स जाने लग गई। तो ये वर्कर्स बेचारे फोर्सफुली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स इन्होंने ले ली, क्योंकि गुजारा तो चलाना है। हालांकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अर्निंग बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा लेते हैं, बट उनको गुजारा चलाना है, इसलिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करना शुरू कर दिया। तो इससे एक नीड जनरेट हो गई कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा हो रही है, उनके साथ बुरा भी ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों ना उन वर्कर्स की प्रोटेक्शन या सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। Who are these vulnerable workers who need protection? अब ये कौन लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए? In the rural areas, the unorganized sector mostly comprises of landless agriculture laborers, small and marginal farmers, sharecroppers, artisans जैसे कि weavers, blacksmiths, carpenters, goldsmiths. Nearly 80% of the rural household in India are in small and marginal farmer category. These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agriculture inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. अब किन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए? देखो, जो भी गांव में है वो मोस्टली लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। कौन कौन लोग? ऐसे लोग जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं बट वो एग्रीकल्चर काम करते हैं, मतलब किसी की ज़मीन पे एज अ लेबरर काम कर रहे हैं, या फिर छोटे छोटे फार्मर्स जिनके पास बहुत कम मार्जिन जो है वो प्रॉफिट का बचता है, या फिर ऐसे जो कि कपड़ा बुनने वाले या लोहे का काम करने वाले, या कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, या फिर गोल्ड का काम करने वाले, वो लोग जिनका अपना काम है। मतलब देखा जाए तो 80% गाँव के लोग जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आते हैं। मतलब बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे मुनाफे वाले काम करते हैं, बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो ऐसे फार्मर्स को सपोर्ट मिलनी चाहिए। कैसे? उनको टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स मिलनी चाहिए, उनको एग्रीकल्चर के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो भी इनपुट चाहिए वो मिलना चाहिए। क्रेडिट मतलब उनको लोन्स सस्ते में मिलने चाहिए, उनको स्टोर करने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो भी उनकी इतनी फसलें हो जाती हैं वो ख़राब हो जाती हैं क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज एरिया ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर से, मतलब खाना इतना बनता है, बट बहुत सारा खाना जो है वो ऐसे ही ख़राब हो जाता है क्योंकि वो फसल जो है उसको प्रॉपर स्टोर ही नहीं किया जाता। सो स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। मार्केटिंग आउटलेट्स मतलब वो जो फसल इतनी उगा दी है उसको कैसे जाके मार्केट में बेचना है, कौन सी दुकानें हैं, तो मार्केटिंग आउटलेट्स भी पता होने चाहिए। तो इस तरीके से हम उन फार्मर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। इन द अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ द वर्कर्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री also need government support for procuring raw material and marketing of the output. The casual worker in both rural and urban areas need to be protected. अभी हमने इस पैराग्राफ में देखा कि कैसे गाँव में कौन कौन से लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे ही शहरों में कौन से लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ लेबरर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने लग जाते हैं, या जिसका भी कंपनी है छोटी मोटी ट्रेड की, कारोबार की, तो उसमें लो वेजेस पे काम करना शुरू कर देते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन में काम करना शुरू कर देते हैं, ट्रक ड्राइवर्स बन जाते हैं, या फिर दोज जो कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं। मतलब आप देखते हो कि रोड्स पे जिन्होंने अपनी छोटी छोटी स्टॉल्स लगा रखी होती हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, सब्जी वाले या फास्ट फूड वाले, आप किसी को भी कह सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। तो हेड लोड वर्कर्स या जो बहुत ही भारी सामान उठाने का काम करते हैं, या फिर गारमेंट्स मतलब कपड़े बनाने की कंपनीज़ में वो काम करते हैं, या फिर वो जो आपका घर से आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम रैग पिकर बोलते हैं, रैग पिकर्स का भी काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं शहरों में भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको भी गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए ताकि गवर्नमेंट उन्हें रॉ मटेरियल टाइमली दे सके, कम रेट्स पे दे सके, उनको मार्केटिंग सिखा सके। तो ये सब भी गवर्नमेंट की हेल्प उन्हें चाहिए। जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो मतलब जिनके पास प्रॉपर जॉब्स नहीं है, आज काम है कल चला जाएगा, कुछ पता नहीं है, तो वो दोनों ही गाँव में भी है शहरों में भी है, तो दोनों को ही प्रोटेक्शन चाहिए।
We also find that majority of the workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector. Besides getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination. Protection and support to the unorganized sector worker is thus necessary for both economic and social development. अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इंडिया में खासकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें ज़्यादातर कौन से लोग काम करते हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लो आपके घर में जो कूड़ा उठाने आ रहा है, तो कूड़ा उठाने वाला यूजुअली शेड्यूल कास्ट या छोटी जाति का कोई इंसान होगा, क्योंकि उसको ये काम दिया गया है कि तू छोटी जाति का है, तो एक मेंटालिटी है कि तुम लोग ही ये काम करोगे, तो उनके पीढ़ियों की पीढ़ियाँ यही कूड़ा उठाने का काम करेंगी। आपके घर पे अगर कबाड़ी वाला आता है तो आप उसको भी अगर देखेंगे तो वो भी छोटी जाति का ही होगा मोस्टली। अगर आप देखोगे कि गटर साफ करने वाले जो लोग होते हैं ये भी छोटी जाति के ही लोग होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इंडिया में एक मेंटालिटी क्रिएट कर दी है कि जो भी ये छोटी जाति या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग होंगे इनको हमने डिस्क्रिमिनेट करके ही रखना है, इनको हमने नीचा ही दिखाना है और इनको काम भी वही देने हैं जो हम नहीं करना चाहते, नीचे वाले काम जिनको हम लो देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इन लोगों को सिर्फ पैसे की तरफ से मदद नहीं चाहिए, बल्कि सोसाइटी की तरफ से भी चाहिए कि हम एज अ सोसाइटी जो इन्हें इतना नीचा दिखाते हैं वो हमें नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पिक्चर दे रखी है आपको, एक वर्कर दिख रहा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हेन फैक्ट्रीज क्लोज डाउन मेनी वंस रेगुलर वर्कर्स आर फाउंड सेलिंग गुड्स और पुशिंग अ कार्ट और डूइंग सम अदर ऑड जॉब। यहाँ पे जो वर्कर कोई एक इंसान है वो कुछ बेच रहा है, गली की साइड में उसने लगा रखी है, एक छोटी सी स्टॉल लगा रखी है। तो ये कब होता है, जब बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, उनमें जो काम कर रहे होते हैं वर्कर जिनको जॉब्स मिल चुकी थी बट फैक्ट्री बंद हो गई, तो वो बेचारे मजबूरी में सब्जी बेचना या फिर कोई बहुत भारी सामान उठाने का काम करना, ऐसी सी कुछ भी छोटी मोटी जॉब्स वो करना शुरू कर देते हैं अपना गुजारा चलाने के लिए। ये अभी तक आपकी डिस्क्रिप्शन थी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो हम पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब अभी तक हमने सेक्टर्स बहुत सारे तरीके के पढ़ लिए। अगर हम ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप के टर्म्स में जो सेक्टर्स हैं वो दो तरीके में डिवाइडेड हैं, एक तो पब्लिक एक प्राइवेट। अब क्या होता है वो पढ़ते हैं। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स कुड बी on the basis of own assets and is responsible for the delivery of services. In public sector, the government owns most of the asset and provided all the services. अगर हमें एक तरीका और ढूंढना हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो सेक्टर्स दो तरीके के होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो सारे के सारे एसेट्स को ओन करती है। ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो सारी फंक्शनिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ही चलाती है और वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरीज ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो ओनर है सारे एसेट्स का वो कोई ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है। ठीक है, मान लो जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम कहते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर में आता है क्योंकि उसकी ओनर कौन है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है। बट अगर मैं आपको एक्सिस बैंक की बात करूं, एक्सिस बैंक की ओनर हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं है। एक्सिस बैंक का ओनर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल है जिसने अपना बैंक खोला था। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट नहीं है उसकी ओनर। तो ये फर्क होता है पब्लिक एंड प्राइवेट में। Railways or post office is an example of public sector, whereas companies like Tata Iron and Steel Company, जिसको हम टिस्को बोलते हैं, Reliance India Limited, are privately owned। तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जैसे हमारे यहाँ की रेलवेज है, तो रेलवेज हम कहते हैं ना सरकारी है, सरकारी मीन्स पब्लिक। हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस भी गवर्नमेंट के हैं तो वो पब्लिक हैं। अगर हम बात करें टाटा कंपनी, टाटा किसकी है, रतन टाटा की है, तो उनकी कंपनी है, किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल की कंपनी है, उसको हम क्या बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। जैसे उसकी आयरन एंड स्टील कंपनी है उनकी, तो वो टिस्को प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो रिलायंस की है, जो मुकेश अंबानी है उसकी है, तो वो पब्लिक सेक्टर वो प्राइवेट सेक्टर में आती है। किसी एक इंडिविजुअल की जो कंपनी है दैट इज इन प्राइवेट सेक्टर।
Activities in the private sector are guided by the motives to earn profit. To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. अब जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर, मतलब जो एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है, वो बेसिकली इसीलिए ही कोई ना कोई कंपनी खोलेगा क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती हैं। इन सर्विसेज को लेने के लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। हम अगर घर पे वाईफाई चाहते हैं अच्छा सा, तो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर हमें घर पे कोई ना कोई सर्विसेज चाहिए किसी भी तरीके की, फॉर एग्जांपल क्लीनिंग सर्विसेज चाहिए, हमने किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्टैक्ट किया कि हमारे घर में साफ़ सफाई आपके थ्रू हुआ करेगी, ठीक है, आप हमारे घर में काम वाली भेजोगे, आप कराओगे, तो हम उसको पैसे पे करते हैं ना। तो ऐसे ही अगर मैं पब्लिक की बात करूं, अगर आपको सपोज दवाइयाँ चाहिए, आपको डिस्पेंसरी जाना, तो डिस्पेंसरी में आपको फ्री की दवाइयाँ मिलेंगी, वहाँ पे प्रॉफिट अर्न नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है। बट जहाँ पे आप सर्विसेज एक प्राइवेट इंडिविजुअल से लोगे तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू द टैक्सेज एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर बाय इट। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें जो गवर्नमेंट देती है, उसका पर्पस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो पैसे इकट्ठा करती है, कहाँ से? टैक्सेस से, हम जो देते हैं, या और बहुत सारे तरीक़ों से गवर्नमेंट जो है वो पैसे इकट्ठा करती है और ये जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसका खर्चा उठाती है। Modern day government spend on a whole range of activities. What are these activities? Why do government spend on such activities? Let's find out. अब जो आज के टाइम की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों पे पैसा जो है वो खर्च करती है। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है वो देखते हैं। देयर आर सेवरल अभी तक जो हमने पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में है उसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, वो आप कर लीजिए, ये आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनमें गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एज अ सोसाइटी चाहिए होती हैं, बट अगर हम वो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर से ले तो वो हमें कम पैसों में नहीं देगी। सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो सोसाइटी को चाहिए तो सही, बट प्राइवेट इंडिविजुअल उसको कम पैसों में नहीं प्रोवाइड कर सकता। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ दिस फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी। अगर कोई हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, चाहे कम पैसों में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करना, इतने हज़ारों लोगों से पैसा इकट्ठा करना, वो भी बहुत मुश्किल है। इवन इफ़ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर द यूज़। अगर हम यही फैसिलिटी किसी प्राइवेट सेक्टर को दें, वो अगर सोसाइटी को प्रोवाइड करे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लेगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू डैम्स। दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। अब आप देखोगे कि जो रोड्स बनती हैं, जो पुल बनते हैं, या जो रेलवेज हैं, या जो हार्बर्स हैं, या जो हमारे घर में बिजली आ रही है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये गवर्नमेंट देखती है। गवर्नमेंट देखती है, इसीलिए हमें ये चीज़ें एक रीजनेबल कॉस्ट पे पड़ती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम किसी प्राइवेट कंपनी को बोलें कि आप इन चीज़ों को देखो, तो हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए। There are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or business unless government encourages it. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of the production of industries. Many units, especially small scale units, might have to shut down. Government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. Government has to bear part of the cost. अब देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ती हैं अगर इकोनॉमी चलानी है। अगर वही चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएं तो वो प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर तभी करेगा अगर उसको गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है तो। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी उतनी कॉस्ट पे बेचने लग जाएं
जितनी कॉस्ट हमें उसको जनरेट करने की पड़ती है। तो इससे क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। आपको पता है इंडस्ट्रीज़ में जो भी मशीनें चलती हैं वो बिजली से चलती हैं। अगर बिजली की कॉस्ट ही महंगी हो गई तो इंडस्ट्रीज़ में जो सामान बन रहा है उसकी कॉस्ट भी वो महंगी कर देंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहीं ना कहीं से कॉस्ट निकालनी है, तो वो कस्टमर से ही लेंगे। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी जो सामान प्रोड्यूस करेंगे। सो बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, हालांकि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो शायद बंद हो जाएं क्योंकि वो इतना खर्चा ही ना उठा पाएँ। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आगे आती है। वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे रेट्स पे प्रोवाइड करती है जो कि इंडस्ट्रीज़ अफोर्ड कर सके, और जो बाकी खर्चा है वो गवर्नमेंट बेयर करती है। Similarly, government in India buys wheat and rice from the farmers at a fair price. This it stores in its godown and sells at a lower price to the consumer through ration shops. आपने ये भी पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है इंडिया में, जैसे आटा हो गया, चावल हो गए, ये फार्मर से खरीद लेती है एक फेयर प्राइस पे, मतलब एक डिसेंट प्राइस फार्मर्स को दे देती है। फिर ये आटा चावल सब अपने गोडाउन्स में स्टोर कर लेती है और यही आटा चावल कम प्राइस पे आगे जाके राशन शॉप्स में बेच देती है। जो भी आपको पता है बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं उनका राशन कार्ड बना होता है, वो गवर्नमेंट की जो शॉप्स होती हैं जिनको हम राशन शॉप्स बोलते हैं, वहाँ से जाके वो आटा दाल चावल खरीदते हैं और गवर्नमेंट उन्हें कम पैसों में देती है, ठीक है। बट फार्मर्स से गवर्नमेंट अच्छे पैसों में खरीदते हैं, मतलब फार्मर्स को पेमेंट पूरी मिलती है, आगे लोगों को कम पैसों में बेचती है। तो वो जो काम है वो गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के लिए कर रही है, उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है गवर्नमेंट का। यू हैव रेड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन 9th। हमने 9th में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि गवर्नमेंट ऐसा करती है। द गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर सम ऑफ द कॉस्ट। बाकी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट खुद बेयर करती है, ठीक है। मुनाफा तो होता ही नहीं है, नुकसान ही होता है, बट वो गवर्नमेंट खुद कॉस्ट बेयर करती है। In this way the government supports both farmers and the consumer। इस तरीके से फार्मर्स को फार्मर्स का पैसा मिलता है और कंज्यूमर्स को सस्ते में खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। There are large number of activities which are primary responsibility of the government। The government must spend on these। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो सिर्फ सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहते हैं ना ये तो सरकार ने देखना है। हम फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों भागते हैं, हम कहते हैं वहाँ तो पढ़ाई भी सस्ती होती है, वहाँ पे तो हमें इलाज का भी कोई खर्चा नहीं देना पड़ता, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं देना पड़ता, 12th क्लास तक पढ़ाई फ्री होती है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ये सारे खर्चे उठा रही है। तो ऐसे ही इंडिया में भी हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो हर एक को चाहिए। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द इश्यूज इन द फर्स्ट चैप्टर। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारे इंडिया में देखा जाए तो अच्छे स्कूल्स प्रॉपरली रन करना, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाना, या फिर एटलीस्ट बच्चों को 8th क्लास तक की पढ़ाई कराना ताकि उनको पढ़ना लिखना आता हो, ये सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, तो हम वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में आते हैं पॉपुलेशन अगर बात की जाए इलिटरेट अनपढ़ लोगों की। Similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished and quarter of them are critically ill। तो अगर हेल्थ की भी बात करें तो पढ़ाई लिखाई की बात की, अगर हेल्थ की भी बात करें तो हमारे पास इंडिया में आधे बच्चे, मतलब जितनी पॉपुलेशन बच्चों की है उसकी हाफ पॉपुलेशन तो अंडर नरिश्ड है, उनको प्रॉपर खाना पीना नहीं मिलता। और अगर उसका 1/4 की बात करें तो बहुत ज़्यादा बीमार बच्चे हैं हमारे इंडिया में। वी हैव रेड अबाउट द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स। द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स ऑफ उड़ीसा और मध्य प्रदेश इज higher than that of the poorest regions of the world such as the African countries। अगर हम बात करें कि 1 साल से पहले जो बच्चे मर जाते हैं पैदा होते ही, तो उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश में जो इनके बच्चे जो हैं 1 साल से पहले वो बहुत ज़्यादा मर जाते हैं अगर हम कंपेयर करें अफ्रीकन कंट्री से। हमें पता है कि अफ्रीका में कितनी गरीबी है, कितनी भूखमरी है कई इलाकों में, तो वहाँ पे भी 1 साल से कम इतने बच्चे नहीं मरते हैं जितना हमारे यहाँ पे उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश को मिला के ही मर जाते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर द पुअर, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें सिर्फ पैसे के वाइज देश की डेवलपमेंट नहीं करनी है, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट भी करनी है। हमें लोगों को साफ़ पानी पीने के लिए देना है, गरीब लोगों को घर रहने के लिए देना है, उनको खाना देना है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है।
It is also the duty of the government to take care of the poorest and the most ignored regions of the country through increased spending in such areas. तो एक गवर्नमेंट को देखना है कि यहाँ पे हमारे इंडिया में गरीब से गरीब लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं, ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, पैसे खर्च करने चाहिए ताकि इन लोगों के लिए भी फैसिलिटीज़ मिल सके. ठीक है. सो दिस वॉज योर चैप्टर. हमने इस चैप्टर में बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में पढ़ा कि इंडियन इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं, क्या क्या होता है उन सेक्टर्स में, कैसे कैसे लोग जॉब्स करते हैं, कौन सी जॉब किस सेक्टर के अंडर आती है. तो ये सारा हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है. नेक्स्ट आपको इस चैप्टर की असाइनमेंट ज़रूर मिल जाएगी और इस चैप्टर का टेस्ट आपका मंडे को होगा. मैं असाइनमेंट आज भेज दूंगी इस चैप्टर की, कल भेज दूंगी इस चैप्टर की. तो आपने प्रिपेयर करना है, मंडे से असाइनमेंट का टेस्ट होगा. थैंक यू सो मच.